हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर्ड जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से मैं जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का आईआईटीएन या डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है कि जिस तरीके से मैंने उन बच्चों को हेल्प किया है, वैसे ही आप लोग भी मेरी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे और हासिल करेंगे अपनी जीत को। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक सेशन जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जब बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास के अंदर जाते हैं और फिजिक्स पढ़ने के लिए उनको कुछ प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें उन्हें बेसिक मैथ्स में आनी चाहिए। तो जिसकी एब्सेंस में कई बार उनको फिजिक्स जो है उनकी डामाडोल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि भाई 11th क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का पहला सेशन, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। कई बच्चे नाम से ही डरते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सर पता नहीं क्या क्या होते हैं, एंगल वैंगल नाचते रहते हैं सामने। तो शुरू करते हैं इस सेशन को, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल। तो भाई एंगल क्या होता है, भाई समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं यहाँ एंगल की बात कर रहा हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पर जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नॉर्मली हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। अब अगर मैंने इस पॉइंट को इधर घुमाना शुरू करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये एंगल बदल रहा है। ठीक है, देखो उधर एंगल बदल रहा है। इस वाले पार्ट को अभी आप इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को, पर यहाँ पे एंगल बदल रहा है। जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ, देखो एंगल बढ़ता जा रहा है। यूजुअली जो हमारी यूनिट्स होती हैं एंगल की, वो दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, डिग्री होती है और एक रेडियन होती है। ऐसा यूनिट जो होती है एंगल की वो रेडियंस होती है, जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं। बट यूजुअली जो एंगल आपने सुने होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो सब हम डिग्री में बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर एंगल चेंज होता जाता है। प्लीज नोट, इस लाइन से जब आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को देख के, ठीक है, और घड़ी मतलब डिजिटल वॉच नहीं, घड़ी मतलब जो एनालॉग वॉच होती है वो ऐसे चलती है। जब वो ऐसे चलती है तो उसे क्लॉकवाइज सेंस कहते हैं, जब इधर घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस कहते हैं। तो जो इस लाइन से जो एंगल मेजर्ड होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल मेजर हो गया, ये वाला, ठीक है, तो जब ये वाला एंगल मेजर हो गया तो इस एंगल को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। इधर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल कहलाता है, जब उल्टा आते हैं तो नेगेटिव एंगल कहलाता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस जगह पर, जब मैं यहाँ आया 0, ऊपर गया 30, 45, 60, 90, लेकिन जब मैं वापस 0 आया और नीचे की तरफ जब एंटी क्लॉकवाइज गया तो वो नेगेटिव एंगल्स आना शुरू हो गए। ठीक है, नजर आ रहा है बच्चों आपको ये वाली सारी बातें? तो इन्हें हम लोग यहाँ पे एंगल्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से देखूं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए जो लिखा है वो ये है कि कंसिडर अ रिवॉल्विंग लाइन ओपी, वो जो रिवॉल्विंग लाइन थी जो यहाँ से घूम रही थी, ठीक है, सपोज दैट इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन OX। शुरू वाली OX से जब वो घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज घूमेगी तो नेगेटिव। द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। एंगल क्या है? एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन। कितना घूम गई। फ्रॉम फिगर द एंगल कवर्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इज थीटा। तो ये हो जाता है थीटा एंड दिस इज द एंगल जो हमने अभी भी देखा। एंगल इज टेकन पॉजिटिव, इट इज ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घुमाया तो नेगेटिव। बस बहुत सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं थीटा की वैल्यू यूजुअली जैसे 30 डिग्री होती है। ठीक है, इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड एंगल सारे ही अगर देखूं मैं तो वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे मैं मान लो चलिए छोटी सी टेबल सी बना लेते हैं हम लोग। ये थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आया थीटा, फिर यहाँ पे वही एंगल इन डिग्रीज और वही एंगल आया इन रेडियंस। रेडियंस जो होती है ये हमारी SI यूनिट होती है, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो SI यूनिट रेडियंस होती है, बट डिग्रीज इज द मोर पॉपुलर यूनिट बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल्स की बातें कर रहा हूँ तो वो एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, लेट अस से अगर यहाँ पे सबसे पहले आया 0 डिग्री तो वो 0 रेडियन के बराबर ही होता है। लेकिन एक्चुअली 30 डिग्री जो होता है वो π/6 के बराबर होता है। इनफैक्ट ज़्यादा अगर हम लोग बेसिक बात पे जाते हैं तो बेसिक बातचीत बच्चों ये वाली है
कि हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्रीज जो होती हैं वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। अब इसमें कई बच्चे जो गलती करते हैं आगे जाके वो ये करते हैं कि सर पाई मतलब 180, नहीं, पाई क्या है, पाई इज नथिंग एल्स बट 22/7 अप्रोक्सीमेटली 3.14। ठीक है, इसकी वैल्यू है ये 22/7, पाई इज 22/7। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि 180 डिग्रीज इज एक्चुअली इक्वल टू 22/7 रेडियंस। ठीक है, या पाई रेडियंस। भगवान के लिए कभी भी पाई को 180 ना बोलें, पाई इज नॉट 180। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसी हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि अगर पाई की वैल्यू या मतलब पाई रेडियंस अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो बिल्कुल जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर डिग्री से लेकर रेडियन में जाना है या रेडियन से डिग्री में आना है, तो यहीं से कन्वर्जन्स होते हैं। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 30 डिग्रीज π/6 रेडियंस। ऐसे ही 45 डिग्रीज जो होता है वो होता है π/4 रेडियंस। फिर आता है 60 डिग्री होता है π/3 रेडियंस। और 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन। ज्यादातर काम हमारा इसके साथ चल जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे 120 डिग्री आ गया, 150 आ गया। उसकी रिगार्डिंग जो पीडीएफ होंगी, उसके रिगार्डिंग जो कन्वर्जन्स होते हैं, कन्वर्जन करने का तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए नीचे इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ दे रखी है। क्वेश्चंस वहां से ट्राई करना, सॉल्व करना, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक है, एंगल कन्वर्जन फॉर्मूले जो लगे हुए हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर यहां पर 180 डिग्री अगर पाई रेडियंस के बराबर है, यानी कि 1 डिग्री जो होगा वो π/180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, इस हिसाब से पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.14। एक रेडियन अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो 180/पाई के बराबर हो जाएगा। एक रेडियन जो होगा वो 180/पाई डिग्रीज के बराबर हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। तो प्लीज नोट, 1 रेडियन इज नॉट अ स्मॉल एंगल, 1 रेडियन इज 57 डिग्रीज। ठीक है, इनफैक्ट इसको हम लोग यहां पर देख भी सकते हैं। अगर मैं यहां पे यूनिट्स को यहां पर हटा के रेडियंस में डाल देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 रेडियन की बात करना चाह रहा हूं, यहाँ पे एंगल मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो मैं बढ़ाया 1 रेडियन, यहां कहीं जाके ये ऑलमोस्ट 1 रेडियन हुआ है। इतना बड़ा एंगल होता है, दिस इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री। यहीं पे अगर मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करता हूं तो ऑलमोस्ट 58 डिग्री, एक्चुअली वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये 57 डिग्री के आसपास होता है। तो अभी वो चूंकि वो 1.012 रेडियंस था, 1.012 रेडियंस जो होता है वो 58 डिग्री के आसपास हो गया। तो 1 डिग्री जो होता है, 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एंगल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर कन्वर्ट कैसे करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल सा ये होता है, डिग्री को रेडियन में ले जाना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर रेडियंस को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो सिंपली ये सोचता हूं, देखो ये तो किताबी बात हो गई, सीधी सी बात है। अगर मुझे मान लो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 30 डिग्री को पहले मैं 180 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है कि रेडियन एक बड़ी यूनिट है। ठीक है, अब अगर मैं बड़ी यूनिट में जाऊंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जानी चाहिए बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशन से। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 30 डिग्री का रेडियंस में अगर मुझे जाना है तो 180 से डिवाइड किया और पाई से मल्टीप्लाई किया। डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कहो 180 से डिवाइड किया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से आ गया π/6। ये कटा, ये 6 आ गया। तो बिल्कुल सही बात है, 30 डिग्री π/6 होता है। ऐसे ही अगर मान लो 120 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना होता तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? बहुत तेजी के साथ पॉज कर लो वीडियो, फिर बताओ। ठीक है, जब अटेम्प्ट कर लो फिर प्ले करना। ठीक है, तो 120 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? वो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो वो कितना बन जाएगा? यहाँ पे कटा, 0 से 0 कटा, 6 से कट जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2π/3 रेडियंस। 120 डिग्री इज 2π/3 रेडियंस। जल्दी से मुझे बताइए कि 270 डिग्री कितना होगा?
तो 270 के लिए क्या करोगे, 270 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, काटो पीटो, तो यहाँ पे ये तो 9 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 90 से, इनफैक्ट 0 से 0 कट गया, और 3 पाई बाई 2 ये आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियंस। तो ऐसे हम लोग डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ज्यादातर जरूरत हमको डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने की ही पड़ती है, क्योंकि डिग्रीज में नॉर्मली दे रखा होता है। कभी अगर आप, क्योंकि और वैसे भी हमारा जो काम पड़ता है, जो सॉल्विंग हम लोग करते हैं जितने भी, वो हम हमेशा डिग्रीज के टर्म्स में करते हैं। ठीक है, सॉरी रेडियंस के टर्म्स में करते हैं, ऐसा यूनिट में लाके करते हैं। दे रखा होता है डिग्री में, ले जाना होता है रेडियन में, तो यूजुअली डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। उल्टा करना होगा तो कोई बात नहीं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सर एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो एंगल को डिफाइन, मेजर तो ठीक है, बट बाय डेफिनेशन एंगल होता क्या है। बाय डेफिनेशन, एक बार ये मैं एक्चुअली बस ये फील दिलाना चाह रहा था कि हम थोड़ा सा उन टर्म्स में आ जाए जिन टर्म्स में हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी किताबी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा चतुर को याद कर लेते हैं। तो भाई देखो, ये कहलाती है आर्क लेंथ, और ये होता है रेडियस। तो बाय डेफिनेशन थीटा की वैल्यू L बाय R होती है। और खास बात यहां पर ये है, क्यों मैंने डिग्री और रेडियन की कहानी पहले सुनाई, क्योंकि जब भी आप थीटा को आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखोगे तो यहां जो यूनिट आएगी वो अपने आप रेडियंस ही आएगी। ठीक है, और 1 रेडियन का मतलब आप समझ रहे हो, जब मैं कहता हूं 1 रेडियन, इसका मतलब ये है कि हम यहां पे ये जो रेडियस जो है और ये जो आर्क लेंथ है, ये दोनों करीब करीब आपस में बराबर है। ठीक है, रेडियस की जो लेंथ है और जो कर्व्ड लेंथ है आर्क की, वो दोनों आपस में करीब करीब बराबर आ जाती है। समझ में आ गई इतनी सी बात। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। एंगल कन्वर्जन फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, हाउ मच इज द एंगल, जो मिनट और आवर्स की सुइयों के बीच में होता है। तो भाई अगर मैंने कहा ये रही घड़ी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ बजे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 4 बज रहे हैं तो उस केस में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल कितना है। तो आई होप घड़ी देखनी आती होगी आपको। तो ये 4 है यहाँ पर, तो ये घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट्स की सुई यहाँ पर होगी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं इन सब के बीच में एंगल देखूं तो एंगल कितना कितना आएगा, ये एंगल, ये सारे एंगल। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में बट गया, टोटल एंगल कितना होगा बेटा, टोटल पूरा एंगल कितना होगा, सब मिला के जो पूरा एंगल आएगा वो आएगा 360 डिग्री। डिग्री में बात कर लो, चलो कोई बात नहीं, बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑप्शंस डिग्री और रेडियन दोनों में दे रखे हैं। तो अगर मैंने डिग्री बोला तो ये 12 पार्ट्स पे कट गया 360 डिग्री। इसका मतलब हर 2 के बीच का जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, 1 2 3 4, 4 बार 30, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो है ही सही, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है, मोर देन 1 करेक्ट वाले अगर ऑप्शंस होंगे तो ध्यान रखना, डिग्री में तो निकाल लिया, रेडियन में भी निकालना पड़ेगा। रेडियन में कैसे निकालोगे, 120 डिग्री अगर आपको दे रखा है तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया था क्या करना है, 180 से डिवाइड करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई बाई 3, जैसा कि अभी अभी आया था फिर से आ जाएगा। तो यानी कि ए और सी दोनों ही इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स होने वाले हैं। 2 पाई बाई 3 रेडियंस या 120 डिग्री, बोथ आर दी करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बड़े सारे रेशियो आते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, वैसे तो खैर आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, रेशियो जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं भी याद आ रहा तो कोई खास बात नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा काम के हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनफैक्ट निकालने के नाम पे हम साइन थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे टेन थीटा आएगा। साइन थीटा को उल्टा करेंगे कोसेक थीटा आएगा, कॉस थीटा को उल्टा करेंगे सेक थीटा आएगा, टेन थीटा को उल्टा करेंगे कॉट थीटा आएगा। उल्टा मतलब 1 अपॉन करेंगे अगर। ठीक है,
और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, बहुत सिंपल तरीका है। सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि देखो मुझे एक्चुअली ये इस तरीके से ना ये किताबों में लिखा होता है, मैं ये सिर्फ आपके लिए लेकर इसलिए आया था कि आपको किताबों में जैसा लिखा होता है वो पता होना चाहिए। लेकिन ये जो लिखा हुआ है मुझे ये एक्चुअली कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है। परपेंडिकुलर बेस, बेस तो फिर नीचे ही होगा, क्योंकि जब आप अब क्लास 11th में या क्लास 12th में जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो जरूरी है ट्राइंगल ऐसे सीधे खड़ा होगा, ठीक है। देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि ट्राइंगल ऐसे आड़ा टेढ़ा सा बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, अब सर बेस कौन सा है, या किसी ने ऐसे कह दिया तो फिर मैं क्या करूंगा सर, ये ऐसा करके बना दिया तो सर बेस तो ये हो गया। तो इसलिए मैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइट या इस तरीके की या हाइपोटेन्यूज, इस तरीके के वर्ड्स यूज करने की बजाय मैं क्या यूज करना पसंद करता हूं कि आपने जो भी एंगल लिया, मान लो ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, तो एक तो अपोजिट वाली साइड होती है, एक एडजेसेंट साइड होती है और एक हाइपोटेन्यूज होती है। मैं तो ये मान के चलता हूं, ठीक है। अगर मान लो ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है तो हमेशा समझ लेना साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा, ठीक है, इनफैक्ट एक्चुअली कॉस थीटा से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कॉस थीटा से याद रहता है ज्यादा। C फॉर कॉस, C फॉर क्लोज, C फॉर कॉस, C फॉर क्लोज। नीचे तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज ही आएगी लंबी वाली, ठीक है। तो जो पास वाली लाइन है, थीटा के पास में कौन सी लाइन आ रही है, AB, तो वो हो गया AB डिवाइडेड बाय दूर वाली साइड, दूर वाली साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, वो हो गई AC, ठीक है। साइन थीटा, अब AB यहां पे काउंट हो गया तो साइन थीटा के केस में BC अपॉन AC, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड करोगे tan थीटा हो जाएगा सामने वाली साइड S फॉर, एक्चुअली मैंने जब याद किया था अपनी 10th 11th में, जब मुझे कंफ्यूजन होता था तो C मतलब क्लोज हो गया, S मतलब सामने हो गया, ठीक है। तो सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो साइन, S फॉर सीधे, S फॉर साइन, S फॉर सामने, सामने सीधे जो भी अब बोलना हो आपको, और C फॉर क्लोज, ठीक है, और C फॉर कॉस। तो tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इज BC अपॉन AC। और tan थीटा को आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हो कि सामने वाली साइड अपॉन ये कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अपना BC अपॉन AB, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इनफैक्ट सेक थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब हो गया AC बाई AB। और कोसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और वो वैसे इतनी सारी बातें याद नहीं रखे तो ठीक है, पर चलो ठीक है, अब लिख दिया तो मैं एक बार लिख देता हूं, फिर अभी मिटा दूंगा, ठीक है। और कॉट थीटा होता है सिंपली 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा के यहाँ पे क्या आ गया, वो अब यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। तो ये तीन अलग होते हैं, पर इन तीनों की एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसमें यहाँ से हटा देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा उसको, ठीक है। लिख दिया था एक बार आपकी तसल्ली के लिए लिख दिया था, लेकिन इसको अब दोबारा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ करना है तो इसको करो, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप जल्दी से मुझे बताओ कि भाई 3, 4, 5 वाला जो ट्राइंगल है ये बहुत ही फेवरेट ट्राइंगल है पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे जो एंगल्स आते हैं वो एंगल्स आते हैं 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और इधर वाला एंगल आता है, ये वाला एंगल 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पूछे जाएंगे तो कितना लिखे जाएंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन 37 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 37 हो गया 4/5। कॉस 37 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 37 में 4/5 क्यों लिखा, S फॉर साइन, S फॉर सामने, सामने अपॉन 4/5। कॉस 37 क्या लिखोगे, कॉस 37 लिखा जाएगा 3/5। tan 37 क्या लिखा जाएगा, वो हो जाएगा 4/3, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 4/3, ठीक है। अगर मैं पूछता साइन 53 बता दो, साइन 53 अगर मैं आपसे यहां पे पूछता तो वो क्या आता, साइन 53, तो सामने होता 3, तो 3/5। कॉस 53 क्लोज 4/5, और tan 53 वो होता 3/4, ठीक है। कोसेक होता है इसका उल्टा, सेक होता है इसका उल्टा, और tan होता है इसका उल्टा। समझ में आ गई सारी बातें। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स निकाल लेते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड एंगल्स की।
तो स्टैंडर्ड एंगल बच्चों ये होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। 90 से बड़े एंगल्स को कैसे कि साइन कॉस टैन कैसे निकालने हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा। ये छोटा सा सेशन है, इसमें हम 0, 30, 45, 60 के लिए जो एंगल्स हैं, यहाँ पे आई मस्ट से आपके काम के जो आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, वो हैं एक्चुअली ये सारे, ठीक है। क्योंकि टैन बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करके आ ही जाएगा, कोसेक साइन को उल्टा करके आ जाएगा, सेक कॉस को उल्टा करके आ जाएगा, कॉट टैन को उल्टा करके आ जाएगा। लेकिन ये जो सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो सारे आपको बिल्कुल घुटे हुए होने ही चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब रात को 3 बजे भी ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और एक्सप्रेशंस और होते हैं। 2n प्लस थीटा में क्या होता है, 2n पाई अगर आप जोड़ देते हो तो ये एक बहुत ही बेसिक बात है, और वो ये है कि अगर मैं साइन या टैन या कॉस या सेक या कोसेक या कॉट किसी भी केस में 2n पाई प्लस थीटा लिखता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब बेसिकली 2n पाई जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 2 पाई मतलब पूरा 360, 2n पाई मतलब n टाइम्स चक्कर काट लिया आपने। तो बेसिकली अगर एक वेक्टर यहां था, आपने उसमें 2n पाई ऐड किया, तो अगर सिर्फ 2 पाई ऐड किया तो फिर वहीं आ गए, 10 बार 2 पाई ऐड किया तो 10 बार चक्कर काट के फिर वहीं आ गए। तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो सेम ही रह जाता है। तो ये बस यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 2n पाई अगर आप जोड़ते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज होती है, इसका नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और एक दो बातें जो और बची हैं वो मैं आपको अब नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा कि कैसे, अगर ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में ही बात करते हैं तो कैसे किया जाता है। वैसे 1 मिनट, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में छोटी सी बात मैं आपको ये बता ही सकता हूं। एनसीईआरटी के हिसाब से 30 डिग्री से छोटा एंगल स्मॉल एंगल माना जाता है। लेकिन ये बात मान के चलो कि जितना छोटा होगा एंगल उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा आपका अप्रोक्सीमेशन। बस इतना सा समझ लेना, बहुत छोटी सी बात वो ये है कि अगर थीटा छोटा है तो इफ थीटा इज स्मॉल, अगर उन्होंने लिख दिया स्मॉल तो कितना है से फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होता है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली अगेन थीटा ही होता है। टैन थीटा भी थीटा, कॉस थीटा भी थीटा। प्लीज नोट थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा यहाँ पे रेडियंस में होना चाहिए। और तीसरी बात, कॉस थीटा वैसे अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1 माइनस कॉस थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों, ये थोड़ा सा हायर फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसी को नहीं, अप्रोक्सीमेटली हम दुनिया में किसी भी चीज को कभी भी 0 नहीं लिखते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने आज करी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आई होप आपके थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा और आप तैयार हैं अगले सेशंस के लिए। कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए पीडीएफ बना के नीचे रखे हुए हैं। बिफोर द नेक्स्ट सेशन प्लीज डू रिवाइज देम, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।